हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। सो आज की वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट जो आपका सी एस आर यूजीसी नेट लाइफ साइंस का एग्जाम हुआ था, दैट इज 1 मार्च 2025 को। तो उसके जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी वाले जो एग्जाम्स की डेट है वो भी आपके अनाउंस हो गया है कि जो एग्जाम है वो आपका 28 जुलाई को है, जो अभी 25 में होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन योर सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है। अब वो क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है कि जो द सिट्रिक एसिड साइकिल ऑपरेट्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। कि टीसीए साइकिल जो है वो आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है सिर्फ। दिस इज बिकॉज, ठीक है, देखो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो जैसे ग्लाइकोलिसिस आता है, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल आती है, फिर आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ईटीसी में ही हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या डिस्कस करते हैं कि टीसीए में जो एनएडीएच और एफएडीएच2 बनता है उनकी ऑक्सीडेशन कब कहाँ पर जाके होती है, आपकी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्यों ऑपरेट करता है ये पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि ऑक्सीजन एंजाइमेटिक डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है। दूसरा वो कह रहा है कि ऑक्सीजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईटीसी अलोइंग रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 NAD पॉजिटिव। तीसरी स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन जो टॉक्सिक बाय प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करता है, और ऑक्सीजन जो है वो एटीपी सिंथेस को एक्टिवेट करता है, ठीक है। देखो मेन वही मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है फ्रॉम ईटीसी, जिसकी वजह से आपका रीऑक्सीडाइज हो जाता है NADH NAD पॉजिटिव में, ठीक है। क्योंकि NADH कहाँ पर बनता है आपका, जनरली हम जब सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हैं उसमें NADH बनता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है आपका NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, अलोइंग रीऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 NAD पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा आपका सेकंड। तो ऑक्सीजन की बात ही जब हम पढ़ते हैं तो वो हम टीसीए के अंदर ही, टीसीए के अंदर तो ऑक्सीजन जनरली कहीं पे आती नहीं है। तो वो आपकी जब एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस तो कॉमन होता है, चाहे ऑक्सीजन है चाहे नहीं है ग्लाइकोलिसिस होगा। उसके बाद जो आपका ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से एसिटाइल कोई बनता है, वो सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर करता है, और उसके बाद आपकी ईटीसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल इज इनकरेक्ट, ठीक है। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल अगर आपने पढ़ी है तो जनरली एक तरह से ये वेरिएंट होता है एक सिट्रिक एसिड साइकिल का, ठीक है। और इसकी एक खास बात क्या होती है कि इसके थ्रू, इस पर्टिकुलर साइकिल के थ्रू जो आपके, ठीक है, ये जो स्पेसिफिक साइकिल की हम बात कर रहे हैं इसके थ्रू जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं या कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो फैटी एसिड से क्या बना सकते हैं, आपका ग्लूकोज बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं आपका फैटी एसिड से ग्लूकोज, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल वो क्या बना सकते हैं आपका फैटी एसिड से क्या बना सकते हैं ग्लूकोज, ठीक है। क्योंकि फैटी एसिड्स का जब ब्रेक डाउन होता है तो एसिटाइल कोई बनता है, ठीक है। और उससे बेसिकली ग्लूकोज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस साइकिल, ठीक है। जैसे हमारे अंदर ऐसा नहीं होता कि हम, ठीक है, अगर कुछ अमीनो एसिड्स हैं पायरुवेट हैं उससे हम ग्लूकोज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ये ह्यूमंस में नहीं होती है। इट इज अकर्स इन स्पेशलाइज्ड माइक्रोसोम्स, ठीक है। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। माइक्रोसोम्स तो एक तरह से क्या होता है ना, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जैसे उसकी मेम्ब्रेन से कुछ माइक्रोसोम्स ओरिजिनेट होते हैं, तो ये तो गलत है। क्योंकि जनरली जो ग्लाइकोसोम्स होते हैं उनको हम, वो पेरोक्सिसोम्स ही होते हैं, ठीक है। दे आर जनरली, जैसे हम सीड्स की बात करते हैं तो पेरोक्सिसोम्स ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स को हम ग्लाइकोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम शुगर बनाते हैं फैटी एसिड से, और इसमें ग्लाइकोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे ये मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जनरली क्या होता है कि आपको पता है कि आइसोसिट्रेट, ठीक है, आइसोसिट्रेट हमारा बनता है। अब क्या होता है ना, आइसोसिट्रेट एक एंजाइम होता है आइसोसिट्रेट लाइएज। वो क्या करता है, ये ग्लाइकोसोम की बात हो रही है, ठीक है। ग्लाइकोसोम्स के अंदर एक वेरिएंट ही आई है सिट्रिक एसिड साइकिल का, जैसे ऑक्सैलो एसिटेट से सिट्रेट बन गया फिर आइसोसिट्रेट। तो आइसोसिट्रेट से वो क्या बना देता है, ग्लाइऑक्सिलेट और सक्सिनेट।
अब जो ग्लाइऑक्सिलेट है, जैसे उसमें 2 कार्बन होते हैं, बट एक और एसिटाइल कोए यूज करके वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो सक्सिनेट है, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में, फ्यूमारेट बनाया, मैलेट बनाया, फिर ऑक्सैलो एसीटेट, फिर आपका फॉस्फेनोल पाइरुवेट, उसके बाद क्या हो रहा है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या हो रहा है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। तो बेसिकली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का मोटिव ये होता है कि आप कैसे फैटी एसिड से, कैसे आप फैटी एसिड, देखो ना आप, फैटी एसिड एसिटाइल कोए उसके ब्रेकडाउन से बना, ठीक है, और उसकी हेल्प से आप कैसे ग्लूकोज बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये आइसोसिट्रेट लाइज हमारे अंदर नहीं होता, ठीक है। तो आइसोसिट्रेट लाइज किसके अंदर होता है आपका, प्लांट्स के अंदर होता है और बैक्टीरिया के अंदर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ग्लाइक्सोसोम्स इन्वॉल्व हैं, केंजाइम्स इन्वॉल्व है, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व है, और इसके थ्रू आप शुगर बना सकते हो, किससे, फैटी एसिड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक नोवल ऑर्गेनिज्म है जो प्रोटीन्स बनाता है यूजिंग राइबोसोम्स फ्रॉम द सी टर्मिनल एंड टू द एन टर्मिनल एंड रादर देन द यूजुअल डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्मली जो प्रोटीन है वो हमें पता है कि एन टू सी टर्मिनस की तरफ बनता है, बट एक नोवल ऑर्गेनिज्म है वो सी टू एन की तरफ बना रहा है। वो कह रहा है कि विच मेन चेन एटम विल बी द न्यूक्लियोफाइल फॉर द रिएक्शन टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। देखो अगर हम नॉर्मली देखें ना, नॉर्मली जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जैसे आप देख रहे हो कि ये NH2 है, ठीक है, इसने किस पे अटैक करा है, COH के ऊपर, ठीक है, और प्रोटीन आपका N2C की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो चाहे अगर आपको C2N की तरफ भी बनाना है, उसमें भी आपका जो NH2 है वही अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पर सिर्फ आपका NH2 ही एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो नाइट्रोजन ऑफ अमीन ग्रुप, नाइट्रोजन ऑफ अमीन ग्रुप, सो दिस विल बी द राइट आंसर, ठीक है, कि जो नाइट्रोजन ऑफ अमीन ग्रुप है वही आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। क्या अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, दैट वाज रिलेटेड टू द जो प्रोटीन के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आपको क्या बता रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको गिवन है उसमें आपको क्या बता रखा है कि जो 3 स्ट्रैंड्स हैं ऑफ बीटा शीट ऑफ 4 पेप्टाइड्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड with the orientation of the strands पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, जिसको हमने एरो हेड से डिनोट किया हुआ है एज शोन इन द फिगर, ठीक है। तो आपको 3 स्टैंड दिख रहे हैं ऑफ 4 पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये 4 पेप्टाइड्स हैं और उनके 3 क्या हैं, स्टैंड्स हैं, ठीक है। ई स्टैंड के अंदर आइडेंटिकल रेजिड्यूज हैं, वेयर एन एंड सी रिप्रेजेंट टर्मिनल रेजिड्यूज ऑफ द पेप्टाइड, ठीक है। एन मतलब एक एन टर्मिनस पे होता है, एक सी, तो एन जैसे फर्स्ट है तो सी आपका लास्ट है। The 3 strands of each peptide are linked by amino acid sequences of the smallest length possible, क्योंकि ये जो आपके स्टैंड्स दिख रहे हैं, 3 स्टैंड जो है ये आपस में कनेक्टेड है, और वो कह रहा है कि स्मॉलेस्ट लेंथ है जिससे वो कनेक्ट हो रहे हैं। तो वो आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या करेक्ट है रिगार्डिंग द लेंथ ऑफ पेप्टाइड्स 1 to 4, कि किस पेप्टाइड की लेंथ ज्यादा है किसकी कम है, ठीक है। अब इसके लिए ना एक आपको 1-2 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। वो कह रहा है अगर पैरेलल बीटा शीट होती है तो जितने बॉन्डेड एटम्स हैं दे हैव द सेम एन टू सी डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट दे हैव टू बी सेपरेटेड बाय लॉन्ग सीक्वेंस स्ट्रेचेस, ठीक है। अगर तो आपका पैरेलल है ना, तीनों जैसे एक ही डायरेक्शन में है, तब तो लॉन्ग सीक्वेंस स्ट्रेच होगा जो उनको क्या करेगा, जो उनको सेपरेट करेगा, ठीक है। जैसे एक है फिर दूसरा है, उनको जो सेपरेट कर रहा है, या आप ये कह रहे हो कि उनको जो कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर एंटी पैरेलल है तो वो क्वाइट क्लोज होते हैं, ठीक है, इन प्राइमरी सीक्वेंस, ठीक है। तो अगर बीटा स्टैंड जो है वो अगर ऑल्टरनेटिंग डायरेक्शंस में है तो वो क्वाइट क्लोज होते हैं, ठीक है। और जो डिस्टेंस भी होता है सक्सेसिव हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो ऑल्टरनेट करते हैं वो शॉर्टर एंड लॉन्गर, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि अगर तो पैरेलल बीटा शीट है, उसके अंदर जो सेपरेट हो रहा है या जो कनेक्टिंग है वो लॉन्ग सीक्वेंस होगा, ठीक है। तो इस बेस पे हम देखते हैं, जैसे आप देखो ना, जैसे जो पेप्टाइड 3 है, ठीक है, जो आपका कौन सा पेप्टाइड है, पेप्टाइड 3, सॉरी पेप्टाइड 2 जो है उसमें तीनों एक एक साथ हैं, मतलब तीनों के तीनों पैरेलल है। तो इनको जो कनेक्ट करेगा या जो इनको सेपरेट कर रहा है वो लॉन्गेस्ट होगा।
ठीक है, तो पेप्टाइड 2 की लेंथ सबसे ज्यादा आनी चाहिए। ठीक है, तो पेप्टाइड 2 की लेंथ बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में क्या आपकी सबसे ज्यादा दे रखी है। अब हम वैसे अब देखते हैं, जैसे इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 है, 3 में से जैसे आप देखो कि पहले ये एक ऐसे गया, फिर ऐसे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ कंपेयर करूं पेप्टाइड 3 और 4 को, 3 और 4 में हमें क्या लग रहा है कि जैसे ये दो एक साथ हैं, पहले दो पैरेलल है फिर एक एंटी पैरेलल है, इसमें पहले एक एंटी पैरेलल है और दो के आपके पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें ऐसा ना कि जो 3 और 4 है इनकी लेंथ इक्वली होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दो पैरेलल एक साथ है, इसमें दो पैरेलल एक साथ है, बट इसमें क्या है, पहले एक गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो जो पेप्टाइड 1 है, ठीक है, कि एंटी पैरेलल में जो कनेक्टिंग होते हैं ना उनकी लेंथ कम होती है, और जो पैरेलल होते हैं उसमें कनेक्टिंग लेंथ ज्यादा होती है। ठीक है, तो पेप्टाइड 1 जो है वो सबसे क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट। 3 और 4 इक्वल लेंथ के होने चाहिए, और पेप्टाइड 2 क्या होना चाहिए हमारा, सबसे आपका लॉन्गेस्ट, मतलब पैरेलल जो है वो सबसे लंबा होगा। और अगर जैसे पेप्टाइड 1 में तो क्या है, पहले जैसे एन टू सी ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो ये तो प्रॉपर एंटी पैरेलल है। इसमें क्या, पहले दो पैरेलल है, इसमें बाद में दो पैरेलल है। ठीक है, तो इनकी लेंथ इक्वल होगी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। ठीक है, एन एंजाइम हैज बीन फाउंड टू एफिशिएंटली कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, जैसे ए टू बी बनाना है, तो एक के रेट कांस्टेंट दे रखा है, फॉरवर्ड रिएक्शन का एक रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, जब भी आप बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर विल बी इंक्रीज ओवर द अनकैटालाइज्ड रिएक्शन बाय द एंजाइम। ठीक है, देखो जब भी एंजाइम की हम बात करते हैं, तो एंजाइम जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, ठीक है, उसको नहीं अफेक्ट करते। ठीक है, एंजाइम में हम क्या कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट आपका नहीं करते। ठीक है, तो जब भी एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, तो आपको एक चीज यहां पर ध्यान रखनी होती है कि के एफ हमारा इंक्रीज करता है, जो फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्या होता है ना, जो के इक्विलिब्रियम है वो तो सेम रहना चाहिए। अगर के एफ इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, आपका के आर भी इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, तभी तो आपका के इक्विलिब्रियम क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो एंजाइम जो होते हैं वो के इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करते हैं, ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो के इक्विलिब्रियम तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब मुझसे इंक्रीज पूछा है। ठीक है, अब एक ऑप्शन है के आर, एक 1/KR, तो इंक्रीज मेरा के आर करेगा, 1/KR तो क्या करेगा, डिक्रीज, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, के आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका मतलब डेल्टा जी से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इफ ए 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट is incubated with a catalytic amount of phosphoglucomutase। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन गिवन है कि इफ 0.1 मोलर ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज इंक्यूबेटेड विद ए कैटालिटिक अमाउंट ऑफ फोस्फोग्लूकोम्यूटेज, जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशंस बता रखी हैं। ठीक है, कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इतना होता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इतना होता है। हमें क्या बताना है, एक तो के इक्विलिब्रियम और एक डेल्टा जी नॉट। ठीक है, देखो अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया, तो के इक्विलिब्रियम तो जनरली क्या होता है, जो भी आपका प्रोडक्ट बना है बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम अगर मुझे निकालना है, तो मेरा प्रोडक्ट कितना है, 9.6 इंटू 10⁻², और ये है मेरा 4.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो -3 ऊपर जाके +3 हो जाएगा, तो 9.6/4.5 इंटू इट हैज टू बी 10⁻1। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, ठीक है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि क्या वैल्यू आएगी, जो 9.6 डिवाइडेड बाय 4.5, तो ये आ रहा है 2.133, और इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 21.33। ठीक है, तो ये 21 और 22 के बीच में है। अब डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज -2.303 RT log of 10 के। जैसे के की वैल्यू आपकी कितनी आई है,
जैसे इसको चलो हम 21 ले लेते हैं। सो -2.3, आर होता है आपका 8.314, टेम्परेचर क्योंकि 25 है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, इट हैज टू बी 298, ठीक है। और अगर हम लॉग ऑफ 21 की वैल्यू देखें, लॉग ऑफ 21, तो ये आ रहा है 1.32, 1.32, ठीक है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं, दैट इज 2.3 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 1.32, ठीक है। क्योंकि हमें ये जूल्स में आएगा, तो इसको जैसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये आ रहा है 7.52 किलो जूल, ठीक है। तो इस हिसाब से कौन सा आंसर बनेगा आपका? सेकंड, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है -7.52 किलो जूल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए कॉन्फर्मेशन के बेसिस पे है, ठीक है। जैसे आपको ए बी और जी फॉर्म, एज वी नो ए और बी तो कैसे होते हैं? राइट हैंडेड, जी होता है लेफ्ट हैंडेड। तो लेफ्ट हैंडेड इसमें से जी है, तो ए का तो होना चाहिए 3, ठीक है। तो ए का 3 आप देख रहे हो तो फर्स्ट ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में है। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न इज 10। जनरली वैसे तो ए में 11 होते हैं, बी में 10.5 होते हैं, जी में 12 होते हैं, तो 10 हम बी का ही लेके चलेंगे। सो बी का हो गया 2, ठीक है। तो वैसे इसी से आंसर हो गया आपका A3 है, B2 है। ऑफ सेंटर्ड जो होते हैं वो आपके ए में होते हैं, ठीक है। जैसे जब एक तरह से जो बी डीएनए होता है उसमें जो बेस पेयर होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में होते हैं, बट जब ए कॉन्फर्मेशन होती है तो उसमें ऑफ सेंटर होते हैं। और जो आरएनए डबल हेलिक्स है वो आपकी ए फॉर्म को अडॉप्ट करता है, ठीक है। तो वैसे तो भैया कि फर्स्ट टू से ही हो गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साइटोप्लाज्मिक मोनोमेरिक प्रोटीन है जिसमें एक सिंगल नॉन सरफेस एक्सपोज्ड सिस्टीन रेजिड्यू है, वो प्रेसिपिटेट करता है जब आप सिस्टीन को किस में चेंज कर देते हो? आइसोल्यूसिन में, ठीक है। हाउएवर द म्यूटेशन ऑफ सिस्टीन टू एलेनिन लीड्स टू ए सॉल्युबल एंड फंक्शनल प्रोटीन इक्विवेलेंट टू द नेटिव फॉर्म, ठीक है। मतलब जब मैं सिस्टीन से आइसोल्यूसिन कर रहा हूं तब वो कह रहा है कि प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गया, जब मैं सिस्टीन से एलेनिन कर रहा हूं तो वो आपका वैसे ही रहता है जैसे एक सॉल्युबल नेटिव फॉर्म थी, ठीक है। अब देखो ना, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे सिस्टीन में आपका CH2SH होता है, ठीक है। आइसोल्यूशन के अंदर जैसे आप बनाते हो कि CH3 CH2 CH3, ये थोड़ा सा इसमें बल्की ग्रुप होता है, ठीक है। एलेनिन में क्या होता है? आपका CH3 होता है। तो वो पूछ रहा है कि जब सिस्टीन से आइसोल्यूशन करा तो वो प्रेसिपिटेट हुआ, लेकिन जब सिस्टीन से एलेनिन किया तो वो फंक्शनल रहा और नेटिव फॉर्म में रहा। तो इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करती है? तो पहली स्टेटमेंट है कि सिस्टीन से अगर आपने आइसोल्यूसिन चेंज किया तो प्रोटीन का चार्ज चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गलत है, क्योंकि आइसोल्यूसिन और एलेनिन ये तो दोनों हाइड्रोफोबिक ही हैं, ठीक है। तो चार्ज तो चेंज नहीं होने वाला। अब वो कह रहे हैं कि सिस्टीन से जब एलेनिन बना तो वो हिंड्रेंस करेगा, ठीक है। देखो सिस्टीन में CH2SH है, ठीक है, और एलेनिन में CH3 है, ठीक है। तो उल्टा ये तो यहाँ पे तो सल्फर भी था, ये तो उल्टा छोटा है उससे, तो ये हिंड्रेंस तो करेगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका आंसर सिर्फ क्या बनेगा आपका? डी, क्योंकि सिस्टीन आइसोल्यूसिन में म्यूटेट होने से उसने हिंड्रेंस करी कोर ऑफ द प्रोटीन के अंदर, लेकिन म्यूटेशन टू एलेनिन डज नॉट, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ठीक है। तो जनरली आप देख सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन ये आपका कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड आया है, ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ रखा है, ये भी आपके प्रोटीन के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए था कि पैरेलल है, तो उसमें जो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई थी कि जो दे आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग सीक्वेंस स्ट्रेचेस, ठीक है। तो बीच में लॉन्ग सीक्वेंस स्ट्रेच होगा तो फिर आपकी पेप्टाइड की लेंथ भी क्या होगी? ज्यादा होगी। लेकिन अगर एंटी पैरेलल होता है तो उसमें कम होता है, ठीक है। जैसे आप देखो ना, फर्स्ट वाला प्रॉपर एंटी पैरेलल लग रहा है, क्योंकि उसमें एक ऐसे जा रहा है, फिर एक आपका पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। इसमें जैसे तीनों ही पैरेलल हैं, इसमें एक ऐसे गया बट बाकी दो, मतलब इसमें दो आपके पैरेलल थे, एक वो है एंटी पैरेलल। इसके अंदर भी जैसे एक ऐसे गया और दो एक साइड चले गए, ठीक है। तो पेप्टाइड 1 की लेंथ इसमें सबसे कम थी, ठीक है। फिर ये आपको मैंने बताया कि KR और KF दोनों ही चेंज होते हैं, तभी आपका के इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। ये क्वेश्चन के इक्विलिब्रियम निकालना था, और डेल्टा G नोट इज -2.303 RT log of 10K।
और ये डीएनए आरएनए कॉन्फर्मेशन, ठीक है, जो कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए के बारे में पढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन था आपका कि एक अमीनो एसिड को अगर आपने दूसरे से सब्स्टिट्यूट किया तो उसमें उसने आपको बता रखा था कि अगर सिस्टीन से आइसोल्यूसिन करते हैं तो प्रेसिपिटेट होता है, एलेनिन करते हैं तो वो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ, ठीक है। So this is all about this video. I hope you like this video, and in the next video I will discuss about the जो evening shift के questions आए थे biochemistry के. So if you want to prepare for any of the exams, CSR, UGC NET, GATE, Biotechnology, Life Sciences, MSc Entrance हो गया आपका, GAT B, IT JAM. So at Biotech Sapiens we prepare for all these exams. So this is all about this video. Thank you so much.